स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी एफआरओ और एसीएफ से संबंधित मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग क्विक रिवीजन देखेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। इसमें हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखेंगे जो कि थ्योरी बेसिस पे है। और ख़ास करके ये जेपीएससी एफआरओ एसीएफ ही नहीं, आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो इन्वायरमेंटल साइंस का ये अगर कहा जाए तो अब तक का सबसे अच्छा वीडियो ये होगा। आप सब वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास से। पहले हम लोग देखेंगे एक चीज़, आप सबों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि जो टॉपिक है भले उससे क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में पूछे, लेकिन मेंस लिखने में ये टॉपिक ये पॉइंट अगर वहाँ इंक्लूड कीजिएगा किसी भी संदर्भ में तो हो सके मार्क्स अच्छा भी आ सकता है। तो पहले संविधान में पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान देखेंगे। तो संविधान में पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में सम्मिलित है। मीन स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार जो है वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया गया है इसे। अगला आर्टिकल 48 का एक। तो आर्टिकल 48 का एक जो कि राज्य, यहाँ राज्य में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या ग्रामीण निकाय चुने जितना भी सब उसी के अंतर्गत आता है। तो राज्य पर्यावरण, वनों और वन जीवों की रक्षा एवं संरक्षण करेगी। तो आर्टिकल 48 एक में क्या है? राज्य पर्यावरण, वनों और वन जीवों की रक्षा एवं संरक्षण करेगी, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में से शामिल किया गया था। अगला 51 ए का जी, आर्टिकल 51 ए का जी में प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य है कि वह प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें। मीन हर नागरिक को यह कर्तव्य है कि वह प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें। इसके अंतर्गत वन, झीलें, नदियां और वन्य जीवन सम्मिलित है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। अगला हम लोग देखेंगे पर्यावरण या फिर वन संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए हैं भारत में वो हम लोग देखेंगे। तो पर्यावरण या फिर वन संरक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, पहला हम लोग देखेंगे बिश्नोई आंदोलन जो कि 1730 में घटित हुआ था राजस्थान में। इसके नेतृत्व करता थे अमृता देवी बिश्नोई। राजस्थान में यह आंदोलन हुआ था बिश्नोई आंदोलन 1730 में, जिसके नेतृत्व करता थे अमृता देवी बिश्नोई। इसका जो ऐतिहासिक महत्व है या है कि खेजरी वृक्ष की रक्षा करते हुए राजस्थान का जो कि प्रमुख वृक्ष है खेजरी वृक्ष, जब इसमें इसे काटे जाने लगा था सरकार के ऑर्डर पे, तो 363 बिश्नोई लोगों ने इन पेड़ों पे चिपक कर अपना प्राण त्याग दिए थे। और इसका जो नेतृत्व थे अमृता देवी बिश्नोई। बिश्नोई आंदोलन इसी से संबंधित था। चिपको आंदोलन का जननी, अगर कभी कोई एग्जाम में पूछा जाए कि चिपको आंदोलन का जननी किस आंदोलन को कहा जाता है, तो यही बिश्नोई आंदोलन को। अगला मैत्री आंदोलन जो कि 1955 में स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड से, कल्याण सिंह रावत इनके नेतृत्व करता थे। खास बात यह है कि इस आंदोलन का जो शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए पौधों का रोपण करना था इसका। लेकिन इसमें जो भी विवाहित लड़कियां थी मायके जाने ससुराल जाने से पहले मायके में एक पौधा लगाती थी। मैत्री जो कि उसका घरेलू लैंग्वेज में उनका अर्थ होता था मायके उत्तराखंड में। अगला हम लोग देखेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो कि 1973 में प्रारंभ हुआ था रैनी गांव, चमोली जिला, उत्तराखंड से। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है चिपको आंदोलन का कब
शुरू हुआ था और कहाँ से, तो रैनी गांव, चमोली जिला, उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंद्री प्रसाद भट्ट इनके नेतृत्व करता थे। वनों की कटाई को रोकना से संबंधित था ये चिपको आंदोलन। अगला हम लोग देखेंगे एपीको आंदोलन, जो कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगा और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि एपीको आंदोलन किन क्षेत्रों में हुआ था। तो दक्षिण भारत के एक राज्य है कर्नाटक, उत्तर कन्नड़ क्षेत्र, उनके जो क्षेत्र था कर्नाटक का, वहाँ हुआ था। पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में 1973 में यह आंदोलन हुआ था, एपीको आंदोलन, जो कि चिपको आंदोलन का ही टू कॉपी था। इसमें भी वनों की कटाई रोकना, पुनर्वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित ये भी आंदोलन था। अगला साइलेंट वैली आंदोलन 1973 ये केरल में हुआ था। पश्चिमी घाट की जैव विविधता को बचाने के लिए केरल के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु कर्नाटक केरल में यह आंदोलन शुरू हुआ था। साइलेंट वैली क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, साइलेंट वैली मीन शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में। कर्नाटक का चिपको आंदोलन इसे कहा जाता है। अगला जंगल बचाओ आंदोलन, जो कि 1980 और 82 के आसपास हुआ था। सिंहभूम, झारखंड और उड़ीसा में स्थानीय आदिवासी समुदाय और कार्यकर्ता के नेतृत्व में यह आंदोलन चालू हुआ था। वनों की व्यावसायिक कटाई के खिलाफ विरोध और पारंपरिक वन अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से, खासकर साल वृक्षों की रक्षा करने के उद्देश्य से यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड के सिंहभूम और उड़ीसा राज्यों से स्थानीय समुदाय, आदिवासी और कार्यकर्ता के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि ये भी बहुत चर्चित रहा था। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1985 में। मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय इनके नेतृत्व करता थे। खास बात यह था कि डेवलपमेंट के से ये सरदार सरोवर जो बांध था गुजरात में, जो बनाने की योजना प्रस्तावित हुई थी नर्मदा नदी पे, बहुउद्देशीय बांध सरदार सरोवर, उसमें विस्थापन और पर्यावरण को जो क्षति हुआ था उससे संबंधित यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला हम लोग देखेंगे आप पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय संगठन, बार बार इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS 1883, इसका मुख्यालय है मुंबई। प्रतीक था ग्रेट हॉर्नबिल। जैव विविधता पर पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत में सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन ये था, वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नेक्स्ट भारतीय सर्वेक्षण 1890 कोलकाता इसका मुख्यालय है। वन पादपों का वर्गीकरण एवं पुष्प अध्ययन इसका कार्य था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण 1916 कोलकाता में भी इसका मुख्यालय है। प्राणी जाति संसाधनों का अन्वेषण, सर्वेक्षण और प्रलेखीकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान 1958, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नीरी, जिसका कि शॉर्ट में बोला जाता है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुख्यालय नागपुर, 1958 में स्थापित। पर्यावरण अभियांत्रिकी एवं विज्ञान में अनुसंधान एवं तकनीकी सहायता हेतु इनका प्रमुख कार्य है। अगला भारतीय वन सर्वेक्षण 1981 देहरादून इसका मुख्यालय। वन संसाधनों का मूल्यांकन करना। भारतीय वन्यजीव संस्थान 1982 मुख्यालय देहरादून। वन जीव अनुसंधान व प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण व अकादमिक कोर्स इसमें चलाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र 1990, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में इनका मुख्यालय है। पक्षी शोध संस्थान से संबंधित है यह सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, कोयम्बटूर में 1990 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010, NGT जिसका कि शॉर्ट नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत बार एबी क्वेश्चन में पूछा गया था। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके क्षेत्रीय बेंच है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। पर्यावरण से जुड़े विभिन्न प्रकार के मुद्दों को हल करना एवं संबंधित व्यक्ति और संगठन को कानूनी कार्रवाई करना इसी में इसका प्रमुख कार्य है। खास बात यह है कि इसके निर्णय को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर NGT किसी संस्थान, किसी व्यक्ति या किसी पे कार्रवाई करते या पर्यावरण के उल्लंघन पर उन्हें दोषी ठहराते हैं तो उसको केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। NGT जो वर्तमान में हैंडरिटन नोट से लिए हैं 7 अधिनियमों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है, जो कि हम लोग को इन्वायरमेंटल साइंस में ये पढ़ना भी है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1980, सार्वजनिक
देयता बीमा अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट 2010। अगला हम लोग देखेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बार बार इन सब टॉपिकों से भी कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ 1948, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। प्रमुख उद्देश्य जो है IUCN का वह है प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण करना। संकटग्रस्त या फिर लुप्त प्राय जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना संगठन है जो पर्यावरण को समर्पित है। IUCN रेड डाटा बुक क्वेश्चन आता है कौन जारी करता है, तो IUCN, मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। अगला हम लोग देखेंगे विश्व प्रकृति निधि 1961, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड भी इसका मुख्यालय है। ज्वाइंट पांडा प्रतीक चिन्ह है। वन, नदियों, महासागरों, जीवों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण पर नियंत्रण इसका मुख्य उद्देश्य है। या विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यह। अगला ग्रीन पीस इंटरनेशनल 1971, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। उद्देश्य है पर्यावरण अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध, परमाणु परीक्षण, वनों की कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नैरोबी, केन्या इसका मुख्यालय है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों पर नेतृत्व प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरण नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करना इसका उद्देश्य है। अगला साइट्स 1975, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा होगा। यहाँ पे डौना लिखा गया, फ्लोरा होता इसका फुल फॉर्म था साइट्स का, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वन जीवों के अवैध व्यापार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वन जीवों के अवैध व्यापार को रोकना किस संगठन का कार्य है, तो साइट्स का। अगला अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल, बहुत बार ए भी एग्जाम में आया हुआ है। IPCC 1988 में स्थापित हुआ था। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, फुल फॉर्म इसका पूछ देता है बार बार। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक रिपोर्ट प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। अगला संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, UNFCCC इसका भी बार बार इससे भी क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। बान, जर्मनी इसका मुख्यालय है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक समझौते कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है UNFCCC का। अगला अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन 2005, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मुख्यालय इसका है गुरुग्राम, हरियाणा में। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। COP21 जो कि पेरिस सम्मेलन जो हुआ था 2015 में, उन्हीं में ये स्थापित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। PM नरेंद्र मोदी इनका जो स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा था इन्हीं का था। अगला हम लोग देखेंगे पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम, कानून या फिर नीतियां। पहला हम लोग देखेंगे प्रमुख वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति 1894, लकड़ी से राजस्व प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ये लाई गई प्रथम वन नीति थी। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ब्रिटिश शासन के दौरान लाई गई प्रथम वन नीति क्या है, तो 1894। राष्ट्रीय वन नीति 1952, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, या स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति था जिसमें कि वन आवरण को राष्ट्रीय क्षेत्रफल के 33% तक और पर्वतीय क्षेत्रों में 60% तक अनावरण करने का लक्ष्य था, जो कि इसे बाद में चेंज किया गया। अगला जो राष्ट्रीय वन नीति आया था 1988 उनमें। वर्तमान में लागू या भारत का सबसे प्रगतिशील और पर्यावरण केंद्रित नीति मानी जाती है राष्ट्रीय वन नीति 1988, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, जैव विविधता का संरक्षण, वनवासियों एवं स्थानीय समुदायों की भागीदारी, वनों की कटाई पर रोक और पुनः वनीकरण को बढ़ावा देना। इसमें सामाजिक वानिकी पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, किस वन नीति पर सामाजिक वानिकी पर जोर दिया गया है, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988। अगला जो पॉइंट है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग को वन या वृक्षों में, पहाड़ी क्षेत्रों में 67% वन की परिकल्पना किस राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत की गई थी, तो 1988 राष्ट्रीय वन नीति। पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अधिनियम देखेंगे, तो कारखाना अधिनियम 1948, कीटनाशक अधिनियम 1968 जो कि भारत
विश्व का पहला देश था जिसने कीटनाशक अधिनियम डीडीटी के लिए पारित किया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2022। ये कुछ प्रमुख पर्यावरण से संबंधित अधिनियम था। अगला हम लोग देखेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख वैश्विक सम्मेलन। जेनेवा प्रोटोकॉल 1925, रासायनिक तथा जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अंतर्गत दो अंतर्राष्ट्रीय संधियां अस्तित्व में आई थी, जैविक हथियार संधि 1972 और रासायनिक हथियार संधि 1993। अगला हम लोग देखेंगे रामसर कन्वेंशन, जो कि 2 फरवरी 1971 को हुआ था रामसर शहर ईरान में, जिस कारण इसे इससे संबंधित जो आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाता है उसे रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को इसी की याद में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन या फिर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। मुख्य इसमें जो बात था पर्यावरण एवं मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों पर चर्चा की गई थी। पर्यावरण संरक्षण हेतु इसमें 25 सूत्री घोषणा की गई थी। 1973 से ही इसी स्टॉकहोम सम्मेलन की याद में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था। यूएनईपी की स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन में ही की गई थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वान कन्वेंशन 1979, प्रवासी प्रजातियों को पूरी परिसर में उनकी रक्षा और संरक्षण करना ये इनका उद्देश्य था। वीना कन्वेंशन 1985, ओजोन परत क्षरण पर पहली सम्मेलन जिसमें ओजोन परत को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ओजोन परत क्षरण को रोकने हेतु गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना इसका उद्देश्य था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर अन्य विकल्प पर जोर देना ये भी दूसरा उद्देश्य था इसका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं जिस कारण में भी वीडियो थोड़ा फास्ट होता होगा, लेकिन कम समय में चूंकि समय कम बचा हुआ है इसलिए आप सब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जो आंसर राइटिंग के साथ इन सब टॉपिक को यूज किया जा सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पूछे तो उसमें भी ये काम आए, इसलिए हम लोग क्विक रिकॉल कर रहे हैं। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987, इससे बार बार इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब आया था 1987 में, किससे संबंधित था? या तो सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी इसमें। आवर कॉमन फ्यूचर इसका दस्तावेज तैयार किया गया था इसमें। पृथ्वी सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में यह हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन इसका अन्य नाम था। प्रमुख प्रावधान जो था 21वीं सदी में सतत विकास के लिए कार्य योजना एजेंडा 21 इसी को बोलते हैं। 3 महत्वपूर्ण कन्वेंशन सीबीडी 1992, यूएनएफसीसी 1992 और यूएनसीसीडी 1994 का निर्माण इसी के तहत किया गया था। पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास के साथ तापमान नियंत्रण, वन संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण इसका उद्देश्य था। अगला हम लोग देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल 1997, क्योटो शहर जापान में यह हुआ था। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था यह क्योटो प्रोटोकॉल। 16 फरवरी 2005 से यह प्रभावी हुआ था। अगला गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999, गोथेनबर्ग स्वीडन में यह हुआ था। एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और ग्राउंड लेवल ओजोन से संबंधित था यह, जिसके कारण इसे मल्टी इफेक्ट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2002, जैव विविधता पर आधारित कन्वेंशन जैव सुरक्षा से संबंधित था ये। पेरिस सम्मेलन कॉप 21 2015, बार बार इसे क्वेश्चन है। वैश्विक तापमान की वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो रखने का प्रयास किया गया था, यही पेरिस सम्मेलन 2015 में कॉप 21 के तहत। कार्बन उत्सर्जन घटाने की कार्रवाई पर भी जोर दिया गया था। खास बात यह था कि जब तापमान को स्थिर रखने की बात आई तो अमेरिका इससे पल्ला झाड़ लिया था और निकल गया था पेरिस समझौता से। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत कृषि को भी इसमें शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रारंभ इसी के तहत किया गया था। अब हम लोग देखेंगे भारत के वन जीव संरक्षण परियोजना हंगुल परियोजना 1970, यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरण के संरक्षण हेतु ये प्रारंभ किया गया था, जिसका कि प्रमुख निवास स्थल जो है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रोजेक्ट गिर, जो कि एशियाई शेर का अंतिम निवास स्थल जिसे कहा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है, वहीं से प्रारंभ हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से प्रारंभ, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला के प्रयास से यह स्टार्ट हुआ था यह अभियान।
कछुआ संरक्षण 1975, ऑलिव रिडले कछुआ के संरक्षण के लिए भितरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा से ये शुरू किया गया था। हाथी परियोजना 1992 जो कि मनुष्य की बढ़ती लोभ के चलते हाथी दांत के चलते हाथियों को मारकर उनके शिकार किया जाता था। उसके हाथी की संख्या जब घटने लगी तो केंद्र सरकार ने यह हाथी परियोजना 1992 प्रारंभ किया था। पूर्वी सिंहभूम झारखंड से हाथी को देश का राष्ट्रीय धरोहर 2010 में घोषित किया गया था। अगला गिद्ध संरक्षण 2006। भारत में अधिकांश जो गिद्धों की मृत्यु होती है, जो उसमें मुख्य जो कारण है पशुओं को दी जाने वाली जो ड्रग्स है डाइक्लोफिनेक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के कारण ये होता है, जिसका कि प्रमुख निवास स्थल है गिद्ध का भारत में, वह है जटायु संरक्षण केंद्र हरियाणा और राजभट खावा गिद्ध संरक्षण जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल। अगला राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन 2010 में नदियों में खास करके गंगा नदी में जो पाया जाता है डॉल्फिन, इंडो गैंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2010 में। अगला प्रोजेक्ट चीता 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर 2022 को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को इसमें छोड़ा गया था। तो दोस्तों ये था इन्वायरमेंटल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आंसर राइटिंग के साथ ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाने की संभावना है और अदर भी एग्जाम में वन डे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट था हम लोग इसमें देखे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।